हम सभी ने कम से कम एक बार लॉटरी का टिकट तो खरीदा ही होगा, है ना? क्योंकि हर कोई आसानी से पैसा कमाना चाहता है। अब जरा सोचिए, अगर आप लॉटरी में भारी रकम जीत जाते हैं तो क्या होगा? बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या होगा अगर आपको उस पैसे का आधा हिस्सा अपने साथ साझा करना पड़े? क्या आपकी पत्नी पहले से ही आपसे तलाक लेना चाहती है क्योंकि आप कंगाल हो गए हैं? क्या आप अब भी उसे आधा हिस्सा देंगे? सच कहूँ तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं इस तरह की कहानी में क्या होता है। कहानी की शुरुआत सेंटी नाम के एक बेहद गरीब आदमी से होती है। वो अपनी वैन के अंदर सो रहा है जो उसके रहने की एकमात्र जगह है। अचानक बगाना नाम का एक पुलिस अधिकारी जाग जाता है, उसे उठाओ और उसे बंदरगाह के पास गाड़ी पार्क न करने के लिए कहता है। शांति चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपनी नौकरी पर जाता है, लेकिन वो देर से पहुँचता है। उसके बॉस रोमिलो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उसका अंतिम वेतन देकर नौकरी से निकाल देता है। लेकिन उसे भेजने से पहले वो सेंटे से सभी बाथरूम साफ करवाता है। सेंटे के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने सारा काम निपटाया और फिर चला गया। हालात और बिगड़ गए। रास्ते में उसकी वैन का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए उसे पास के पेट्रोल पंप तक पैदल जाना पड़ता है। मानो उसकी बदकिस्मती काफी नहीं थी, तभी पास से गुजरती एक कार उस पर गंदा पानी उछाल देती है। पेट्रोल पंप पर उसकी मुलाकात अपने दोस्त पेड्रो से होती है, जो वहीं काम करता है। पेड्रो उसे अपनी क्लास रियूनियन पार्टी के बारे में बताता है, जहां उनके सभी पुराने सहपाठी कई वर्षों बाद मिलेंगे। कुछ देर बात करने के बाद सानी अपनी पत्नी माइट के साथ कानूनी बैठक में जाने के कारण चला जाता है। वो तलाक चाहती है। बैठक में वकील ने समझाया कि कानून के अनुसार उनकी सारी संपत्ति उनके बीच बराबर बराबर बांट दी जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, केवल मेटे का घर और सेंटी की वैन है। वकील का ये भी कहना है कि तलाक की प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे। इससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें तब तक साथ रहें। बैठक समाप्त होने के बाद मेट चला जाता है और सेंटी फिर से अकेला रह जाता है। चलते चलते लॉटरी टिकट बेचती महिला वो सेंटी को फोन करता है और उसे टिकट खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करता है। पहले तो उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन फिर वो मान जाता है और एक खरीद लेता है। यह उनके जीवन का पहला लॉटरी टिकट है। वो इसे सिगरेट के पैकेट के अंदर रख लेता है और इसके बारे में भूल जाता है। फिर कहानी रात में आयोजित क्लास रियूनियन पार्टी की ओर बढ़ती है। सोनी भी वहां जाता है और अपने पुराने दोस्तों पेड्रो और मार्कोस से मिलता है। बातचीत के दौरान अचानक उसने अपनी पत्नी मेते को मारियो नाम के एक अन्य व्यक्ति के साथ देखा। कॉलेज के दिनों में मैं बहुत मोटा था और सेंटी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन अब मारियो पूरी तरह बदल गया है। वो फिट, स्मार्ट और बहुत आत्मविश्वासी है। मिडी सेंटी को बताती है कि मारियो अब उस सुपरमार्केट का मालिक है जहां वो काम करती है। उन दोनों को साथ देखकर और उनकी नजदीकी को भांपकर सेंटी को जलन होने लगती है। वो अपने दोस्तों के पास वापस जाता है, यहाँ तक कि उन्हें भी झटका लगता है। मारियो में आए बदलावों को देखकर मैं हैरान रह गया। फिर दृश्य माइटे और उसकी सबसे अच्छी दोस्त लोरेना पर केंद्रित हो जाता है। माइटे उसे बताती है कि मारियो उसे पसंद करता है, लेकिन वो अभी भी सेंटी से तलाक लेने को लेकर असमंजस में है। वो इतनी असमंजस में है कि उसने अपने माता पिता को भी इसके बारे में नहीं बताया है। पार्टी के बाद सेंटी घर वापस चला जाता है। हताशा में आकर उसने सिगरेट का पैकेट कूड़ेदान में फेंक दिया। वो पूरी तरह से भूल गया कि उसका लॉटरी टिकट उसके अंदर है। फिर वो सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह में घर की सफाई करती है। वो सारा कूड़ा बाहर फेंक देता है और काम पर चला जाता है। कुछ समय बाद सेंटी जाग जाता है। वो अपने टूटे हुए फोन पर रेडियो चालू करता है और नहाना शुरू कर देता है। नहाते समय उसे रेडियो पर चौंकाने वाली खबर सुनने को मिलती है। एक व्यक्ति ने लॉटरी में $25 मिलियन जीते हैं, लेकिन उसकी पहचान अभी तक अज्ञात है। अचानक सेंटी को याद आता है। टिकट खरीदने के बाद वो जल्दी से अपना स्नानघर आधा छोड़कर कूड़ेदान की ओर भागता है। वो कूड़े कचरे में टिकट खोजना शुरू करता है। कुछ समय बाद आखिरकार उसे टिकट मिल जाता है। कांपते हाथों से उसने संख्याओं की जांच की और वे मेल खा गई। सेंटी खुशी से चिल्लाने लगता है। उसने अभी अभी लगभग 25 मिलियन जीते हैं। उत्साहित होकर वो माइटे को खुशखबरी सुनाने के लिए फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। इसलिए उसने उसके कार्यस्थल पर जाकर उसे व्यक्तिगत रूप से बताने का फैसला किया। लेकिन जब वो सुपरमार्केट की पार्किंग में पहुंचता है, तभी वो माइटे को मारियो के साथ कार में बैठे हुए देखता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे को चूमने वाले हों। असल में माइट उसे रोक रहा है, लेकिन सेंटी ये बात नहीं समझता। दिल टूट जाने के कारण सेंटी चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए चला जाता है, लेकिन जाते समय वो दोबारा अपने लॉटरी टिकट को देखता है और खुशी से हंसने लगता है। इन सब के बावजूद अब वो अमीर है। अंत में वो लॉटरी का टिकट हाथ में लेकर बैंक की ओर चल पड़ता है। जब सोनी हाथ में लॉटरी टिकट लेकर बैंक में प्रवेश करता है, सभी कर्मचारी उसकी ओर देखने लगते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सबको समझ आ रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इससे सेंटी घबरा जाता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। बैंक मैनेजर डेमियन और कुछ अन्य लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेंटी घबरा जाता है और बाहर भाग जाता है। डर के मारे उसने जल्दी से अपनी वैन स्टार्ट की और बैंक से दूर चला गया। लेकिन गाड़ी चलाते समय उसे अचानक पता चलता है कि डेमियन पहले से ही उसकी वैन के अंदर बैठा है। डेमियन शांति से उससे बात करना शुरू करता है और उसे वित्तीय सलाह देने लगता है। रास्ते में सेंटी को उसी पुलिस अधिकारी बगोना ने फिर से रोक लिया। वो उसे लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए डांटती है, लेकिन इससे पहले की बात गंभीर हो जाए, डेमियन बीच में दखल देता है और उसे बताता है कि सेंटी ने अभी अभी $25 मिलियन जीते हैं। ये सुनकर बगोना का व्यवहार तुरंत बदल जाता है। वो सेंटी को बधाई देती है और उसे जाने देती है। इसके बाद डेमियन सेंटी को एक रेस्तरां में ले जाता है। वहाँ वो निवेश के विभिन्न विचारों और पैसे के प्रबंधन के तरीकों के बारे में बताते हैं। वो आत्मविश्वास से शांति से कहता है कि उसे उससे बेहतर विशेषज्ञ नहीं मिलेगा। शांति, जिसे पैसों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो उस पर भरोसा करता है और उसे अपना वित्तीय सलाहकार बनाने के लिए सहमत हो जाता है। बातचीत के दौरान डेमियन को सेंटी के निजी जीवन और उसके तलाक के बारे में भी पता चलता है। वो बताते हैं कि अगर शांति तलाक से पहले लॉटरी के बारे में खुलासा कर देती है, उसे अपनी आधी संपत्ति अपनी पत्नी को देनी होगी। इसलिए वो सेंटी को इसे गुप्त रखने की पुरजोर सलाह देता है।
जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता। शुरू में सैंटी को यह विचार पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि अपनी पत्नी से इतना बड़ा सच छिपाना गलत है। लेकिन तभी अचानक वो मीते और मारियो को रेस्तरां के बाहर एक साथ देखता है। किसी की नजरों से बचने के लिए सैंटी जल्दी से एक गार्ड की टोपी पहन लेता है और अपनी पहचान छुपा लेता है। वो दूर से उन्हें देखता है और एक बार फिर उसे महसूस होता है कि वे करीब आ रहे हैं। इस क्षण से उनकी सोच बदल जाती है। ये सब देखने के बाद शांति ने फैसला किया कि वो फिलहाल लॉटरी के बारे में किसी को नहीं बताएगा। अगले दिन सैंटी मारियो के कार्यालय जाता है। इससे पहले मारियो ने माइटी से वादा किया था कि वो सैंटी को नौकरी दिलाने में मदद करेगा, लेकिन मदद करने के बजाय मारियो इंटरव्यू के दौरान उसका अपमान करने की कोशिश करता है। अंत में वो सैंटी को सुपरमार्केट में एक मामूली नौकरी दे देता है, लोडिंग और अनलोडिंग सेक्शन में काम करना। उसके बाद हम देखते हैं सैंटी अपने गुप्त धन का आनंद ले रहा है। वो मॉल जाता है और महंगे कपड़े और कई महंगी चीजें खरीदता है। खरीदारी करते समय अचानक उसकी नजर मार्कोस पर पड़ती है, वो भी अपने परिवार के साथ। पकड़े जाने के डर से सैंटी जल्दी से एक गहनों की दुकान में छिप जाता है। जब मार्कस और उसका परिवार दुकान में प्रवेश करने वाले होते हैं तो सैंटी कर्मचारी से मदद मांगता है। वो बहाना बनाकर उन्हें ये कहकर वापस भेज देती है कि दुकान में कोई समस्या थी। उसके बाद सैंटी वहाँ से महंगे गहने खरीदता है। घर जाते समय वो बहुत ही सहज व्यवहार करता है। वो तो वैन में जूस रखने के लिए गहनों के डिब्बे का इस्तेमाल स्टैंड के तौर पर भी करता है। घर पहुंचकर वो अपनी सभी नई चीजें स्टोर रूम में छिपा देता है। फिर वो अपने फ्रिज में रखा सारा सस्ता खाना फेंक देता है और वो खाली डिब्बों को उच्च गुणवत्ता वाले भोजन से भरकर इसकी जगह लेता है। ये सब करने के बाद वो उत्साहित हो जाता है और अकेले ही नाचने और जश्न मनाने लगता है। लेकिन अचानक उसका साथी घर आ जाता है, इससे पहले कि वो कुछ देख पाती। सैंटी ने जल्दी से अपने कपड़े और घड़ी सोफे के अंदर छिपा दिए। अंत में माइट उसे सोफे पर नग्न अवस्था में बैठा हुआ पाता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसी रात बाद में सैंटी एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में जाता है। वहाँ उसकी नजर क्रिस्टीना नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो लगातार उसे देखती रहती है। उसे लगता है कि शायद वो उसमें दिलचस्पी रखती हो। कुछ दिनों बाद सैंटी अपने दोस्तों पेड्रो और मार्कोस के साथ सर्फिंग करने के लिए समुद्र तट पर जाता है। सर्फिंग के बाद वे माँ के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जिसने हाल ही में लॉटरी में $25 मिलियन जीते हैं। सानी ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसके दोस्त उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। जो बात सैंटी को पसंद नहीं आती वो उन्हें रोक देता है, जिससे वे शक करने लगते हैं। वे मजाक में पूछते हैं कि क्या वही व्यक्ति जीता है। शांति हंसते हुए कहता है कि अगर वो सचमुच ऐसा करता तो अगर ऐसा नहीं होता तो वो सुपरमार्केट में काम नहीं कर रहा होता। हर कोई उसके बहाने पर विश्वास कर लेता है। समुद्र तट पर उनकी मुलाकात मारियो से भी होती है, जो सर्फिंग में बहुत अच्छा साबित होता है। उसकी प्रतिभा देखकर हर कोई ईर्ष्या करता है। लौटते समय पुलिस अधिकारी बगोना ने उनकी वैन को फिर से रोक दिया। चूंकि उसे सैंटी की लॉटरी के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए वो जल्दी से पिछली सीट के पीछे छिप जाता है। बगना ने पेड्रो के बैग की तलाशी ली और उसमें निकोटीन का एक पैकेट पाया, इसलिए वो सबको वैन से बाहर निकालती है। लेकिन जब उसकी नजर सैंटी पर पड़ती है, उसका व्यवहार अचानक विनम्र हो जाता है। वो उनसे कहती है कि सब ठीक है और उन्हें जाने देती है। ये देखकर पेड्रो और मार्कोस भ्रमित हो जाते हैं। संदेह से बचने के लिए शांति झूठ बोलता है और उन्हें बताता है कि बगोना उसकी चचेरी बहन है। पैसा मिलने के बाद सैंटी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने लगती है। एक दिन वो एक होटल के कमरे में जागता है जहाँ इस नई जीवन शैली के कारण उसे रात वहीं बितानी पड़ी थी। वो अपने काम पर देर से पहुंचता है। उसका साथी उसे देखता है और पूछता है कि वो कल रात कहाँ था। वो कहता है कि गलती से वो एक होटल में था, लेकिन मैटी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो मजाक में कहता है कि अगर वो चाहे तो हर दिन उसकी वैन में सो सकता है। तभी मारियो वहाँ आता है और सैंटी के सर्फिंग कौशल का मजाक उड़ाता है। इससे शांति को बहुत दुख होता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह उसकी पत्नी के सामने होता है। इसलिए डेमियन सैंटी की मदद से एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को काम पर रखा जाता है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उसे प्रशिक्षण देने से उसकी सर्फिंग में काफी सुधार होता है। एक दिन समुद्र तट पर मारियो सैंटी को अच्छी तरह से सर्फिंग करते हुए देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसी शाम बाद में जब पेड्रो और मार्कोस सैंटी को रात के खाने पर आमंत्रित करते हैं, वो इनकार कर देता है और इसके बजाय अपनी नई जीवन शैली को चुनता है। अगले दिन सैंटी कुछ बड़ा करता है। वो डोमियन के साथ अपने पुराने बॉस रोमुलो से मिलने जाता है और उसका बंदरगाह खरीदने का फैसला करता है। वो इसके लिए भारी कीमत चुकाता है, लेकिन खरीदने से पहले वो रोमुलो से सभी बाथरूम साफ करवाता है, ठीक वैसे ही जैसे रामुलो ने एक बार उससे करवाया था। उसके बाद सैनी दिखावा करने लगता है। एक दिन वो अपने दोस्तों से महंगे सूट पहनकर मिलता है। जब वे पूछते हैं कि उसने उन्हें कहाँ से प्राप्त किया, वो झूठ बोलता है और कहता है कि उसे ऐसी नौकरी मिल गई है जिसमें वो सूट पहनकर उनका परीक्षण करता है। और अधिक सवालों से बचने के लिए वो जल्दी से विषय बदल देता है और उनके जीवन के बारे में पूछता है। लेकिन उसके दोस्त उपेक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वो उनके साथ समय नहीं बिता रहा है, इसलिए वे उसे अकेला छोड़ देते हैं। उस रात डोमियन के साथ खाना खाने के बाद सोनी घर वापस चली जाती है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उससे मिलने आए हैं। इससे मामला और भी जटिल हो जाता है। घर पर मीते अपने माता पिता से झूठ बोलती है और दिखावा करती है कि सब कुछ ठीक है। उसके और सैंटी के बीच सब ठीक है, लेकिन सैंटी सच बोलता है। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि उनका तलाक हो रहा है। इससे एक असहज स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद दृश्य एक बार में बदल जाता है, जहाँ सैंटी को क्रिस्टीना फिर से दिखाई देती है। इस बार वो सीधे उसके पास जाता है, लेकिन क्रिस्टीना उसे सच बताती है कि वो एक बिजनेस एस्कॉर्ट है। वो उसे अपना कार्ड देती है और चली जाती है। इससे सैंटी को और भी खालीपन महसूस होता है। सड़क पर अकेले चलते समय वो अपने दोस्तों को एक बार में बैठे हुए देखता है, जहाँ वे पहले साथ में समय बिताया करते थे। वो बाहर से उन्हें देखता है, लेकिन अंदर नहीं जाता। अब फिल्म में उसका अकेलापन दिखाया गया है। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी सैंटी खुश नहीं है। एक आलीशान होटल के कमरे में वो एक महंगे ड्रोन से खेल रहा है, लेकिन वो उबा हुआ लग रहा है। उसकी आंखों से पता चलता है कि वो अंदर से खालीपन महसूस कर रहा है। फिर वो डेमियन को फोन करता है और उससे एक नई योजना पर काम करने के लिए कहता है। इसके बाद दृश्य पेड्रो के पेट्रोल पंप पर काम करने पर केंद्रित हो जाता है।
एक महिला अपनी कार में आती है और उसकी सुंदरता की तारीफ करती है। फिर बाद में पेड्रो मार्कोस को बताता है कि उसके पास है, मुझे एक सनग्लास कंपनी के लिए मॉडलिंग का ऑफर मिला है और वे उसे $10 लाख दे रहे हैं। पहले तो मार्कोस को इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में वो इसे स्वीकार कर लेता है। सोनी भी बार में आता है लेकिन बैठ जाता है। उनसे दूर जाकर पेड्रो उसे वापस बुलाता है और खबर साझा करता है और वे सभी जश्न मनाने लगते हैं। फिर दृश्य मार्कोस के घर पर स्थानांतरित हो जाता है जब वो अपने बच्चों की देखभाल कर रहा होता है। उसकी पत्नी उसे खुशखबरी देती है और चाची, वो मुश्किल से ही जानती थी कि उसने उसके लिए लगभग $1 मिलियन की संपत्ति छोड़ दी है। इसके बाद हम सैंटी और डेमियन को गोल्फ खेलते हुए देखेंगे। उनकी बातचीत के दौरान ये खुलासा हुआ है कि सैंटी ने गुप्त रूप से पेड्रो और मार्कोस दोनों को $1 मिलियन - $1 मिलियन की राशि दी थी। उसी समय डेमियन की नजर मारियो पर पड़ती है और वो सैंटी को बताता है कि वो बैंक से कर्ज लेने आया है। वो मारियो की नकली हार दिखाने की योजना का भी खुलासा करता है और सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकालते हुए सुपरमार्केट खरीद ले। ये सुनकर सैंटी तुरंत माइटी को चेतावनी देने के लिए सुपरमार्केट जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो सब कुछ समझा सके, मारियो बीच में दखल देता है और उनके बीच तनाव पैदा हो जाता है। माइटी पहले से ही तनाव में है और कहती है कि वो ये सब संभाल नहीं सकती। सैंटी की बात ठीक से सुने बिना ही वो उससे कहती है कि वो अपना सामान पैक करे और घर छोड़ दे। इससे सैंटी बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो बाहर जाता है और अपने दोस्तों को मार्कोस की नई कार में पाता है। वे उसे अपने साथ ले जाते हैं और तेजी से गाड़ी चलाने लगते हैं। यात्रा के दौरान सैंटी ने मार्कोस से पूछा कि उसने पैसे क्यों बर्बाद किए, अपने परिवार की देखभाल करने के बजाय पैसे और कार को प्राथमिकता देना। मार्कोस जवाब देता है कि यह उसका पैसा है और वो जो चाहे कर सकता है। पेड्रो ये भी कहता है कि सैंटी सिर्फ इसलिए ईर्ष्या कर रहा है क्योंकि वो उन सब में अकेला गरीब है। इससे सैंटी को तकलीफ होती है। वो गुस्से से मार्क को कार रोकने के लिए कहता है और कहता है कि कार वास्तव में उनके पैसों से खरीदी गई थी, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। अचानक मार्को उसका नियंत्रण खो जाता है और कार वो किनारे से नीचे गिर जाता है और समुद्र में समा जाता है। उसी क्षण सैंटी आखिरकार यह सच प्रकट करता है कि लॉटरी उसी ने जीती है। इस सच्चाई के सामने आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। उस रात वे सभी एक साथ पब में जाते हैं और जश्न मनाते हैं। काफी समय बाद वे सब फिर से खुश हो जाते हैं। फिर कहानी माइट के घर की ओर मुड़ जाती है। सैंटी के सामने ही उसे मारियो का फोन आता है और वो उससे बात करने लगती है। ये देखकर शांति उसे चिढ़ाने का फैसला करती है। वो क्रिस्टीना को फोन करता है और उससे रोमांटिक और चुलबुले अंदाज में बात करता है। इससे माइटी को जलन होती है। बाद में माइटी इस बारे में अपनी दोस्त लोरेना को बताती है। लोरेना ने एक महत्वपूर्ण बात कही, मीता अब भी सैंटी से प्यार करती है। इसके बाद दृश्य सुपरमार्केट में स्थानांतरित हो जाता है। मारियो सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करता है और घोषणा करता है कि सुपरमार्केट बंद होने जा रहा है। सभी लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनकी नौकरी जाने वाली है, जिनमें मैते भी शामिल हैं। बाद में सैंटी माइटी को रात के खाने पर आमंत्रित करता है। वो व्यंग्यपूर्वक जवाब देती है कि वो उससे इसका बदला लेगा। शांति शांत भाव से कहती है कि वो उतना बुरा नहीं है जितना वो सोचती है। उसी रात शांति एक शिविर का आयोजन करती है। घर पर हल्का भोजन, वे एक साथ कुछ भावनात्मक और शांतिपूर्ण समय बिताते हैं। धीरे धीरे उनकी पुरानी भावनाएं वापस आने लगती हैं। फिर अंत में सैंटी उसे लॉटरी के बारे में सच्चाई बता देता है। पहले तो मैते को उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन स्टोर रूम में छिपी महंगी चीजें देखने के बाद उसे एहसास होता है कि यह सच है। खुश होने के बजाय वो गुस्सा हो जाती है। उसे इस बात का दुख है कि सैंटी ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया। वो उससे घर छोड़ने के लिए कहती है। फिर कहानी मार्कोस के घर की ओर मुड़ जाती है। उनकी पत्नी भी उनके फिजूल खर्ची से तंग आ चुकी है और दोनों में झगड़ा होता है। मार्कोस अपना दिमाग तरोताजा करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। आगे हम देखते हैं पेड्रो के पहले सनग्लास विज्ञापन के लिए आयोजित एक पार्टी। यह विज्ञापन बहुत मजेदार है और ऑनलाइन लोकप्रिय हो जाता है, लेकिन नकारात्मक टिप्पणियों और ट्रोलिंग के कारण पेड्रो दुखी महसूस करता है। इन सब के कारण पेड्रो और मार्कोस दोनों अपनी समस्याओं के लिए सैंटी को दोषी ठहराते हैं। वे क्रोधित हो जाते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं। अगले दिन सैंटी आखिरी बार डेमियन से मिलती है। वे कुछ अंतिम योजनाएं बनाते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जाते समय दोनों भावुक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि डेमियन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे वास्तव में सैंटी की परवाह थी। उसके बाद सारा ध्यान साथी और लोरेना पर केंद्रित हो जाता है। लोरेना उसे बताती है कि तलाक के बाद भी उसे सैंटी की संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा। इसके तुरंत बाद मेटे को बैंक से एक संदेश मिलता है। उनके खाते में लगभग 12.5 मिलियन जमा हो चुके हैं। वो समझती है कि सैंटी ने उसे आधी रकम दी थी। उन्हें उनसे हस्ताक्षरित तलाक के कागजात भी प्राप्त होते हैं। लोरेना उसे उन पर हस्ताक्षर करने और आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन माइटी इनकार कर देती है। वो स्वीकार करती है कि वो अभी सैंटी से प्यार करती है। फिर उसे फोन आता है कि सुपरमार्केट फिर से खुल रहा है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसे खरीद लिया है। वो मारियो से मिलने जाती है और आगे बढ़ती है। वो उसकी फोन पर हुई बातचीत सुन लेती है, जिससे उसे उसकी असली योजना का पता चलता है। गुस्से में आकर वो उससे कहती है कि सैंटी सही था, वो झूठा है। मारियो जवाब देता है कि वो भी झूठ बोल रही है क्योंकि वो अभी भी सैंटी से प्यार करती है। तभी डेमियन आता है और उसे बताता है कि मारियो को उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है और अब वो सुपरमार्केट की नई प्रमुख हैं। माइटी समझती है कि सैंटी ने ये सब उसके लिए किया। वो तुरंत पूछती है कि शांति कहाँ है और उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। बाहर उसकी मुलाकात पुलिस अधिकारी बेगुना से होती है, जो गलत पार्किंग के लिए उस पर जुर्माना लगाया गया। माइटी उसे हवाई अड्डे तक पहुंचने में मदद करने का अनुरोध करती है क्योंकि उसे अपने पति को रोकना है। सैंटी का नाम सुनकर बेगुना मान जाती है और उसे वहां ले जाती है। एयरपोर्ट पर माइटी सैंटी को ढूंढते हुए इधर उधर भागता है। कुछ समय बाद आखिरकार उसे वो मिल जाता है। वो उसके पास जाती है, गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारती है और फिर उसे कसकर गले लगा लेती है। वो उसे जाने से रोकती है और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। अंत में कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है। सभी लोग एक साथ पार्टी में शामिल होते हैं। मार्कोस और लोरेना अपने तीसरे बच्चे के लिए तैयार हैं। पेड्रो सोशल मीडिया पर मशहूर हो गया है और अब उसे कूल पेड्रो के नाम से जाना जाता है। अंततः हमें मारियो फिर से देखने को मिलता है। वो पहले की तरह मोटा हो गया है
और उसकी भारी चाल से मेजें और प्लेटें हिलने लगती हैं, जिससे फिल्म का अंत एक मजेदार मोड़ पर होता है।